अधिकतर भारतीयों के दिल में रशिया को लेके एक अलग ही इमेज बना हुआ है, जहाँ पे रशिया सिर्फ एक इंटरनेशनल रिलेशन ही नहीं, बल्कि उससे कई आगे बढ़ के एक ताकतवर दोस्त है, जो भारत की मदद को हमेशा आगे आता रहता है। इन दिनों इसराइल, जापान को लेके भी हम पॉजिटिव होने लगे हैं, यहाँ तक कि जर्मनी को लेके भी हमारी पॉजिटिव थॉट्स अब आने लगे हैं। हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे पैसों के अलावा रिलेशन होते ही नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन बनते हैं ट्रेड की बेसिस पे, और ट्रेड नहीं तो रिश्ता नहीं। फिर भी क्यों और कौन कैसे हमें बताता है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त? भले ही आपको नजर ना आए, पर आज के टाइम पे अनकन्वेंशनल जो वॉर है वो हर एक कंट्री दूसरे किसी ना किसी कंट्री के साथ कर रहा है। चाहे आप बात कर लो यूएस की, जो चाइना को तोड़ने के लिए क्वाड बनाने में लगा है। रशिया की बात करो तो यूएस की जो सैंक्शंस है उनको हटाने के लिए एक नया करेंसी डेवलप करने में लग चुका है। बांग्लादेश लड़ रहा है म्यांमार के खिलाफ रिलीजियस एंड सिक्योरिटी पर्पज से। इंडिया लड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ लैंड एंड सिक्योरिटी टेररिस्ट पर्पज से। और यहीं पे इंग्लैंड लड़ रहा है समूचे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ अपने लोगों की जॉब और इकोनॉमी को सिक्योर करने के लिए। तो दुनिया भर में लगभग हर एक कंट्री किसी ना किसी के साथ लड़ रहा है, और यहाँ पे तीसरे कोई ना कोई एक कंट्री होता है जिसका प्रॉफिट यहाँ पे होता ही। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, इंडिया चाइना के बीच में एक जंग हो जाता है, तो इसमें बेनिफिशियल कौन होगा? ऑफ कोर्स अमेरिका होगा। उसके पास जो सुपर पावर का टैग है, शायद वो और 100 सालों तक सेव रहे, उसको चैलेंज करने की हिम्मत किसी में ना आए। उल्टा यहीं पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग हो और कोई एक मर जाए, तो यहाँ पे फायदा किसको होगा? दोनों कंट्री जब वीक हो जाएगी तो चाइना एक तरीके से एशिया का ऑर्डर बन जाएगा, और उसको चैलेंज करने वाला कोई होगा भी नहीं। जियो पॉलिटिक्स में अनकन्वेंशनल वॉर काफी एक कारगर तरीका है, जहाँ पे बिना वार किए, बिना लहू बहाए आप किसी भी कंट्री को तोड़ सकते हो। इस चीज को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जोशा फिलिप्स, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार है, वो समझाते हैं कि कैसे चाइना बहुत ही कारगर तरीके से यूएस की जो प्रोफेसर्स हैं, जो की पोजीशन होल्डर है, उनको काम में लेते हुए यूएस सिटीजन्स की ब्रेन को वॉश कर रहे हैं। Trusted source. They're a professor at this branch, that's relevant to this topic at a major university. And they're giving us an interview on this topic, and they're saying, oh no, China's not that bad, this is what's really happening. वो समझाते हैं कि कैसे चाइना इनवाइट करते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स को, बड़े बड़े की पोजीशन होल्डिंग ऑफिसर्स को, और फिर उनके साथ बड़ा ही अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अवार्ड वगैरह देते हैं, और फिर वो उनको अपने कंट्री में वापस भेजते हैं। जब वो प्रोफेसर अपनी कंट्री में वापस आते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या फिर स्कूल्स में लेक्चर देने जाते हैं, किसी जर्नलिस्ट को अपनी इंटरव्यू देते हैं, तो वो हमेशा अपनी वो जो पुराना अनुभव है, जो वो चाइना में जाके अनुभव किए थे, उसी की बेसिस पे एक तरीके से एक इमेज बनाता है, जो हर किसी को दिखाता है। और यहाँ पे हर कोई एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ वापस जाता है, जहाँ पे वो सोचता है अच्छा ये सब चीज़ें तो होता है, साथ ही साथ चाइना इतना अच्छा भी है, क्योंकि वो बातें जिन्होंने कही है वो कोई ऐरा गैरा लत्थू खैरा इंसान नहीं है, वो उस यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, जिनके ऊपर आंख बंद करके वो स्टूडेंट्स विश्वास करते हैं। This is the first stage of befriending a professor. You can see myself on the left with the same James Bond smile. On the right is my KGB supervisor, Comrade Leonid Mitrokhin, and in the middle a professor of political science in Delhi University. The next stage would be to invite him to a gathering in the Soviet Friendship Society. There he is sitting next to his wife before he is being sent to USSR for free trip. Everything is paid by the Soviet government. He was made to believe that he is invited to USSR because he is a talented, sober-thinking intellectual. Absolutely false. He is invited because he is a useful idiot, because he would agree and subscribe to most of the Soviet propaganda cliché. And when he is coming back to his own country, he is going for years and years to teach the beauties of Soviet socialism to newer and newer generations of his students, thus promoting the Soviet propaganda law. Supervisors in the secret department of research and counter-propaganda. It has nothing to do with either research or counter-propaganda. Most of the activity of that department was to compile huge volume of information on individuals who were instrumental in creating public opinion. Publishers, editors, journalists, actors, educationalists, professors of political science, members of parliament, representatives of business circles. Most of these people were divided roughly into groups. Those who would toe the Soviet foreign policy, they would be promoted to the positions of power through media and public opinion manipulation. Those who refused the Soviet influence in their own country would be character assassinated or executed physically come revolution.
इस छोटी सी इंटरव्यू की जो वीडियो कट आपने देखा, इसके अंदर जो जर्नलिस्ट है वो सोवियत का एक जर्नलिस्ट है और जो इंसान की इंटरव्यू ले रहे थे वो रशियन स्पाई से जुड़ा हुआ एक इंसान है। यहाँ पे स्पाई बहुत ही क्लियरली मेंशन करते हैं कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की एक प्रोफेसर को वो इन्वाइट करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, फिर वो जब अपने देश वापस जाते हैं तो कैसे स्टूडेंट्स के सामने रशिया की एक पॉजिटिव एंड ताकतवर इमेज शो करता है और रशिया को एक हीरो की तौर पे आप सभी को दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वही स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं और आगे बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठ चुके हैं और वो लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं कि रशिया कितना अच्छा है, इंडियन से कितना प्यार करता है, और वही इमेज हमारे दिमाग में बस गई है। हम में से कितने सारे लोग हैं जो रशिया जाएंगे तो ऐसी ट्रीट मिलेगा हमें जैसे उस प्रोफेसर को मिला था, जैसे किसी सुपरस्टार को मिला था। नहीं मिलता है, बस उन्होंने जो कह दिया वो सुनते हुए हम चले जाते हैं। रशिया में जाके अगर मैं किसी होटल में ठहरूँ और मेरे पास पैसा नहीं होगा तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो फिर अच्छा बुरा का सवाल कहाँ से आता है? पूरा जो रिलेशंस है वो तो पैसों की बेसिस पे ही बने हुए हैं। अनकन्वेंशनल वॉर जो होता है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है डिमोरलाइजेशन एंड ओपिनियन शेप। ओपिनियन शेप के बारे में मैंने तो अभी तक आपको बताया, लेकिन ये तरीका अब टर्की भी इस्तेमाल करने लग चुका है। आप सभी को पता होगा, कुछ दिनों पहले की बात है, आमिर खान काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। क्यों थी? एक वीडियो क्लिप लीक हो गया था जहाँ पे दिखाई दे रहा था बहुत ही प्रसन्नता के साथ आमिर खान वार्तालाप कर रहे थे टर्की के फर्स्ट लेडी के साथ। ऐसे में दोनों ही काफ़ी पावरफुल व्यक्ति है, एक इंडियन स्टार है और एक खुद में ही पावर हाउस है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और किसी को पता ही नहीं था। दोनों को ही बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। ऐसे में वीडियो लीक कैसे हो गई जब एक ऐसी ही पावरफुल इंसान के पास वो क्लिप था? क्या किसी भी ऐरा गैरा लत्तू खैरा उसको चुरा के लीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। वेल प्लानिंग के तहत ये चीज़ की गई। एक बार सोच के देखो, टर्की में रहने वाला एक व्यक्ति जिसको हिंदी पता भी नहीं होगा, वो फैन निकलता है आमिर खान के। कितने सारे आमिर खान की मूवी है जो टर्किश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में डब किए गए हैं? बहुत ही कम होगा, लेकिन फिर भी फैन निकलता है। वो टर्की फैन निकलता है जो कि हर फ्रंट पे इंडिया को ब्लॉक करना चाहता है, चाहे कश्मीर इशू हो, यूएन काउंसिल हो। ये सब सोचने वाली चीज़ें होती हैं और समझने वाली। इस तरह के जो साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स होते हैं इनको परफॉर्म करने में 15 से 30 साल चले जाते हैं। एक नया जनरेशन फॉर्म होता है जो एक देश के प्रति बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो तक फैसला लेने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों में उस देश का फ़ायदा है जो ये प्रोपेगेंडा रचे हैं। इस तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स होते हैं ये बड़ा ही खतरनाक होता है। ये करता बस इतना ही है, आपको डिमोरलाइज कर देते हैं, आपकी कंट्री की कल्चर को ख़त्म कर देते हैं और आपकी जो यूथ है उसको टारगेट करते हुए एकदम नाकारा बना देते हैं। उसके बाद और क्या, जिस देश की यूथ ही अपने देश के बारे में ना सोचे उसका पतन होना तो निश्चित है। और इसी तरीके से बिना भी एक बूंद खून बहाए आर्थिक नुकसान के एक देश को समाप्त कर दिया जाता है। इस वीडियो में हमने बात की वॉर स्ट्रेटजी की एक छोटा सा चैप्टर जीरो ब्लड डैमेज के दो टॉपिक के बारे में, डीमोरलाइजेशन एंड ओपिनियनशिप। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और अच्छा नहीं लगा होगा तो आपको पता ही है क्या करना है। अगर आपके कोई ओपिनियन है इस बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसकी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और ऐसा ही कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रेगुलर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर सकते हो। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो आप अगर देख लोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो चैनल को एक बार रिव्यू ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगा दोबारा, तब तक के लिए अलविदा।